नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में है। इस नॉर्थ अमेरिका पार्ट 1 के अंतर्गत मैं नॉर्थ अमेरिका की सामान्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद मैं नॉर्थ अमेरिका की 4 और वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, इसके भौतिक प्रदेश, इसकी अफवाह प्रणाली, इसकी जनसंख्या, इसकी कृषि, इसकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में एक विस्तृत और सूक्ष्म अवलोकन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज पार्ट 1 के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका की सामान्य जानकारी के संदर्भ में। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जहां तक इसके एरिया की बात करें तो यह महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप का एरिया जो है, यह पूरा एरिया आप मैप पर देख रहे हैं, यह पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में यहां यह है, एक पूरा भाग जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि यह महाद्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 2 करोड़ 4 लाख वर्ग किलोमीटर, 4 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.3% भाग में। कितने परसेंट भाग में है? विश्व के कुल क्षेत्रफल के 16.3% भाग में है। अब हम आगे चलते हैं। इस महाद्वीप की चौहद्दी के संदर्भ में हम समझते हैं कि इस महाद्वीप की चौहद्दी क्या है। तो आइए देखते हैं इस महाद्वीप की चौहद्दी मतलब होता है कि चारों ओर, इस महाद्वीप के चारों ओर क्या क्या लोकेशन है। क्लियर है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस महाद्वीप की पश्चिम का भाग। तो पश्चिम में देखिएगा, यह महाद्वीप जो है यह पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, अर्थात प्रशांत महासागर से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। जबकि पूर्व में यह महाद्वीप जो है यह अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। तो देखने स्पष्ट है कि यह महाद्वीप पूर्व में और पश्चिम में दोनों दिशाओं में महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। उत्तर में यह महाद्वीप जो है यह सबसे छोटे महाद्वीप आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, जिसे छिपा हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं। आर्कटिक महासागर का ही यह पार्ट है बीफोर्ट सी, जो कनाडा के बिल्कुल उत्तर में है, बीफोर्ट सागर। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका की उत्तर में एक खाड़ी है जिसे नाम दिया गया है हडसन की खाड़ी। यह है हडसन की खाड़ी, काफी महत्वपूर्ण खाड़ी है। और दक्षिण में यह महाद्वीप जो है यह दक्षिणी अमेरिका, यह पार्ट है दक्षिण अमेरिका, और एक कैरिबियन सागर और यह गल्फ ऑफ मैक्सिको से घिरा हुआ है। क्लियर है। दक्षिण पश्चिम में यह महासागर जो है, ये देखिएगा, यह पार्ट जो है जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जानते हैं, यह कैलिफोर्निया की खाड़ी है। क्लियर है। तो इस महाद्वीप की चौहद्दी की अगर बात की जाए तो यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक ओशन, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक ओशन, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे कि इस महाद्वीप की खोज कब की गई? इसे नई दुनिया का महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज जो है वह 1492 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1492 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस महोदय के द्वारा की गई थी। इस महाद्वीप की खोज का श्रेय कोलंबस महोदय को जाता है। क्लियर है। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस महाद्वीप की खोज के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस महाद्वीप की खोज कोलंबस महोदय ने जरूर की, लेकिन ये कोलंबस महोदय जो थे वो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए थे। वे एक आइलैंड पर पहुंचे थे। कौन सा आइलैंड है आप लोग बता पाएंगे? इस आइलैंड का नाम है, यह है बहामा। यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद इस महाद्वीप के रूट का पता चला, और इसीलिए चूंकि काफी हाल में इस महाद्वीप को खोजा गया है, इसीलिए इसे नई दुनिया का महाद्वीप भी कहा जाता है। जहां तक इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने की बात है, तो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर एक पुर्तगाली नाविक थे, अमेरिगो। पुर्तगाली नाविक थे, क्या नाम था उनका? अमेरिगो वेस्पुस्की। ये इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। तो एक आप समझ जाएंगे कि इस महाद्वीप की खोज का श्रेय तो कोलंबस को जाता है, लेकिन इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने का काम अमेरिगो वेस्पुस्की महोदय ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इस महाद्वीप को अमेरिका के नाम से भी
जाना गया। तो नॉर्थ अमेरिका क्यों पड़ा? जब इस महाद्वीप के दक्षिण में एक और महाद्वीप का पता चला। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। तो चूंकि यह महाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है, इसलिए इस महाद्वीप का नाम पड़ा उत्तरी अमेरिका। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका। तो एक सामान्य इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग आते हैं इस महाद्वीप के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चौहद्दी मैंने पहले इसको दिखाई दिया। इस स्लाइड में मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चौहद्दी को आपको दिखा रहा हूं, जिसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि दक्षिण में यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां कैरिबियन सी है। क्लियर है? यह अटलांटिक ओशन है, पूर्व में अटलांटिक ओशन है, उत्तर में आर्कटिक ओशन है, पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? तो चारों ओर यह जल भाग और दक्षिण में स्थल की एक पतली पट्टी से घिरा हुआ है, जिसे यह मध्य अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे कि दक्षिणी अमेरिका से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, तो ध्यान देंगे कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, देखिएगा यहां पर एक चाइना नहर है। इस नहर को नाम दिया गया है पनामा। पनामा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह पनामा देश के अंतर्गत है और पनामा को बीचों बीच काट दिया गया और नहर का निर्माण किया गया है, और इसी नहर के आधार पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का विभाजन होता है। इस नहर के उत्तर के भाग को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण के भाग को दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो आप देख सकते हैं कि पनामा नहर ये है, यहां पर क्या है? प्रशांत महासागर का पार्ट है, जिसे गल्फ ऑफ पनामा के नाम से जानते हैं। तो आप बोलेंगे कि पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर, जो अटलांटिक महासागर का पार्ट है, इसको यह जोड़ता है। और इसको जोड़ने से क्या हो रहा है कि अमेरिका के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने का मार्ग जो है काफी छोटा हो गया है और इसके कारण यह एक महत्वपूर्ण जहाजी नहर और व्यावसायिक नहर के रूप में बदल गया है। एक क्वेश्चन पुनः इससे पूछा जाता है कि पनामा नहर के पूरब और पश्चिम में कौन कौन से बंदरगाह शहर हैं? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पनामा नहर के पूरब और पश्चिम में कौन कौन से बंदरगाह शहर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर का यह भाग जो है, यह भाग यहां पर जो बंदरगाह है, इसका नाम है पनामा। अर्थात आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर के तट पर जो पनामा नहर का बंदरगाह है, इसका नाम पनामा, और यह भाग है कोलोन। देखिएगा आप अटलांटिक महासागर या कैरिबियन सागर के तट पर जो पनामा नहर का बंदरगाह है, यह है कोलोन। तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि कोलोन बंदरगाह पनामा नहर के पूरब का भाग है, जो कैरिबियन सागर के तट पर है, और पनामा बंदरगाह जो है वह अटलांटिक महासागर पैसिफिक ओशन के तट पर स्थित है। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पुनः एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप किससे अलग होते हैं? तो यह देखिएगा, रसिया है जो एशिया का भाग है, यह है अलास्का जो यूएसए का 50वां राज्य है, 49वां राज्य है। इसे वास्तव में सोवियत संघ के द्वारा खरीदा गया था, $72 लाख में खरीदा गया था। और यह जो है यूएसए का, हालांकि यूएसए की मुख्य भूमि से दूर है, लेकिन यूएसए का सबसे बड़ा राज्य भी है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, यह एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। यह वह जल संधि है जो दो महाद्वीपों को अलग करता है। कौन कौन? एशिया और यूएसए, उत्तरी अमेरिका को यह अलग करता है। यह जल संधि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि प्लीस्टोसीन भूगर्भिक इतिहास में, भूगर्भिक काल में एक काल आया था प्लीस्टोसीन, इसे हिमयुग के नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा आप, प्लीस्टोसीन काल के बारे में चर्चा की गई है, यह एक हिमयुग था। इस काल में क्या था कि धरातल का लगभग 80% भाग जो था वह हिम से ढक गया था या हिमीकृत था। तो उस समय जब 80% भाग जब जमा हुआ था, तो यह आर्कटिक ओशन, आर्कटिक एरिया के पास का क्षेत्र है, टाइगा प्रदेश के पास का क्षेत्र है। तो यह स्वतः यह जमा हुआ प्रदेश था, तो जिसके कारण ये भाग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में
जुड़े हुए थे। तो क्या था कि इसी जल संधि का या इसी का लाभ उठाकर पूर्वी एशिया और चाइना में रहने वाली महत्वपूर्ण प्रजाति मंगोलाइड जो थी, वो इसी रूट को फॉलो करते हुए वे नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए। और आप जानते हैं कि कनाडा की जो एस्किमो जनजाति है और इन्यूट प्रजाति जो है वो किस प्रजाति से संबंधित है, वह मंगोलाइड प्रजाति से ही संबंधित है, जो रसिया से या पूर्वी चाइना से बेरिंग जल संधि के माध्यम से वे नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो जनजाति जो कनाडा में निवास करती है, इन्यूट प्रजाति जो कनाडा में निवास करती है, वह किस प्रजाति से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नॉर्थ अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो नॉर्थ अमेरिका में कुल देशों की संख्या 23 है। इन देशों को स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका। एंग्लो अमेरिका के अंदर कौन कौन सा आते हैं, तो यूएसए आते हैं, कनाडा आता है और मैक्सिको आता है। जबकि मध्य अमेरिका के अंतर्गत मध्य अमेरिका की, सेंट्रल अमेरिका की देश 7 देश हैं, उसके अलावा कैरिबियन सागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप जो है वह मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को शामिल किया जाता है। जबकि मध्य अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित देशों तथा कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपीय देशों को शामिल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं मध्य अमेरिका। अगर आपसे जानना चाहें कि मध्य अमेरिका का क्या लोकेशन है, तो ये देखिएगा, इसके ऊपर का भाग जो है, यह भाग जो है, ये पूरा भाग जो है मध्य अमेरिका का भाग है, जिसे राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये भाग पूरा जो है यह मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, ये पूरा भाग। इसके अलावा कैरिबियन सागर में मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, कैरिबियन सागर यह कैरिबियन सी है। इस सागर में स्थित जो द्वीप हैं, जैसे क्यूबा है, जमैका, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है ना, प्यूर्टो रिको है, सेंट किट्स और नेविस है, तो ये जो द्वीप देश हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये मध्य अमेरिका का पार्ट है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 देश हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो यह है 7 देश। कौन कौन, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, इसके अलावा एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये 7 देश जो हैं ये मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अभी मैंने बताया कैरिबियन सागर की, ये है कैरिबियन सागर में जो द्वीप है, देखिए यह क्यूबा है, यह है हैती है, यह है डोमिनिकन रिपब्लिक है, यह प्यूर्टो रिको है। इसके अलावा देखिएगा यह आइलैंड काफी महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आइलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका की सभी देशों में सबसे छोटा देश है, जिसका नाम है सेंट किट्स और नेविस। क्या नाम है इसका, सेंट किट्स और नेविस। मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है कनाडा, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह सेंट किट्स और नेविस। यहां पर आपको बता दें कि कैरिबियन सागर में जो जितने भी द्वीप हैं, कैरिबियन सागर में जितने भी द्वीप हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग है, एक को कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज और दूसरे को कहा जाता है लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज मतलब जो बड़े द्वीप हैं उनको ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्यूबा है, जमैका है, हैती है, प्यूर्टो रिको है, ये ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट है। जबकि छोटे छोटे जो देश हैं उनको लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, सेंट किट्स और नेविस है, ये सेंट मारिन है, ये जो द्वीप हैं ये इसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। सेंट विंसेंट यहाँ पर है, सेंट लूसिया है, ये जो है लेसर एंटिलीज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 49 डिग्री नॉर्थ पैरेलल या उत्तरी अक्षांश, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एक पैरेलल, ये देखिएगा 49 डिग्री जो पूरब से पश्चिम की ओर यह खींची गई और कहां तक आए, यहां। क्लियर है। और हम जानते हैं कि यह जो है काफी महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, किसकी, उत्तर में कनाडा और दक्षिण में अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण देश हैं, सबसे बड़े और शक्तिशाली देश है। कौन कौन, कनाडा, यह भाग कनाडा है,
और यह भाग जो है यूएसए है। तो यह हम देख रहे हैं कि यह पैरेलल लाइन जो है इन दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करता है। कहां तक करता है? ग्रेट लेक्स तक। इसके बाद जो है एक देखिएगा यहां से सीमा का निर्धारण होती है। यह भाग मतलब ग्रेट लेक्स से होते हुए ये भाग जो है सीमा के रूप में जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह काफी महत्वपूर्ण सीमा रेखा है। इसे विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार आया है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा कही जाती है? तो यह है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ पैरेलल। क्यों सबसे शांत है? कि ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद का सबसे मुख्य कारण होता है धर्म और भूमि। यहाँ पर दोनों में बिल्कुल समानता है। दोनों देशों में समान धार्मिक विचारधारा वाले लोग रहते हैं, प्रगतिशील विचारधारा वाले प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा इन दोनों के पास उनकी संख्या से काफी अधिक भूमि है, जिसके कारण उन लोगों में जिसके कारण विवाद का कोई कारण नहीं बनता है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है क्या कि दोनों देश परमाणु संपन्न है और दो परमाणु देशों के बीच में सामान्यतः युद्ध की स्थिति नहीं होती है। कोल्ड वार तो हो सकता है लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं पनपती है, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो दोनों देशों को भय बना रहता है परमाणु युद्ध का। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा कौन सी है? तो आप बताएंगे 49 डिग्री नॉर्थ पैरेलल या उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा का निर्धारण ग्रेट लेक्स तक करती है। इसके बाद ग्रेट लेक्स से होकर के सीमा का निर्धारण होता है। क्लियर है? इस महाद्वीप का मैंने भी बताया कि इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह है कनाडा। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ये कनाडा का भाग है। और सबसे छोटे देश की बात की जाए तो यह सेंट किट्स और नेविस, जो मैंने भी मैप में आपको दिखाया है, यह दो द्वीपों वाला देश है, सेंट किट्स और नेविस। और सबसे छोटा देश है नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट किट्स और नेविस को मैंने यहाँ पर दिखाया, दो द्वीप हैं, यही सेंट किट्स और नेविस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंट किट्स और नेविस किस सागर में स्थित द्वीप है, तो आप बताएंगे कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप है। ये भाग जो है नॉर्थ अमेरिका का, यह है अलास्का। काफी महत्वपूर्ण है। पहले यह एशिया का अंग था, एशिया भूखंड का अंग था, सोवियत संघ के पास था। लेकिन सोवियत संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे 1867 में इसको परचेज कर लिया, $72 लाख में इसको खरीदा था। ठीक है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब इसको खरीद लिया तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है, जिनमें से अलास्का और हवाई द्वीप जो है यह मुख्य भूमि के पास नहीं है। अलास्का जो है संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका के मुख्य भूमि पर तो है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर है। यह कनाडा की पास है और परचेज किया हुआ है। और दूसरा 50वां राज्य है प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, हवाई द्वीप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। इससे क्वेश्चन आता भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूमि पर या उत्तरी अमेरिका के मुख्य भूमि पर नहीं है, तो आप बताएंगे हवाई द्वीप। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। क्लियर है? 7 द्वीपों का यह समूह है। इसी द्वीप पर एक महत्वपूर्ण जगह है, हवाई अड्डा है होनोलुलु। क्लियर है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहां पर देखिएगा कि यह पर्वत है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, यहीं पर रॉकी पर्वत का अलास्का में जो रेंज है इसका नाम है अलास्का रेंज। इसका नाम क्या है? अलास्का श्रेणी। और इसी श्रेणी का जो सबसे ऊंचा भाग है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। यह माउंट मैकिनले है जो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसका नाम पहले माउंट मैकिनले था, लेकिन वर्तमान में इसे नाम दे दिया गया है माउंट डेनाली। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये करंट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि माउंट मैकिनले का नया नाम क्या है। माउंट मैनाली नाम है और इसे वहां की स्थानीय भाषा में नाम रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है द ग्रेट वन। काफी महत्वपूर्ण है कि माउंट डेनाली का शाब्दिक अर्थ क्या है? द ग्रेट वन। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका की 50वां राज्य, यह जो रेंज है अलास्का में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है।
आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सबसे ऊंचा स्थान मैंने पढ़ लिया, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। अब सबसे नीचा स्थान की बात है तो संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा भाग है जिसका नाम है द डेथ वैली, मृतक घाटी। यह कहां पर है तो ध्यान दीजिएगा, यह पूर्वी कैलिफोर्निया में मोजावे मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, यूएसए का क्षेत्र है। इसी के अंदर यह जो राज्य है इसका नाम है, यह जो राज्य है इसका नाम है कैलिफोर्निया। काफी महत्वपूर्ण है कैलिफोर्निया। यह कैलिफोर्निया का भाग हम जानते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु का भी भाग है। यह भाग जो कैलिफोर्निया का भूमध्य सागरीय जलवायु का भाग है, जहां पर जाड़े में वर्षा भी होती है, रसदार फलों की कृषि भी होती है। लेकिन इसी के पूर्व में पूर्वी कैलिफोर्निया के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी कैलिफोर्निया के अंतर्गत यहाँ पर यह जो घाटी है इसी को नाम दिया गया है डेथ वैली, मृतक घाटी इसका नाम है। यह तो एक मैप में आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेथ वैली कहां है, पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है। और यह भाग जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क, यह भाग उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क, नीचा और गर्म स्थान है। क्लियर है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में प्लेस्टोसीन युग के मध्य में मृत घाटी के स्थान पर कई अंतर्देशीय समुद्र से, जिन्हें सामूहिक रूप में लेक मैनाली के नाम से जाना जाता। क्या नाम दिया गया, लेक मैनाली के नाम से जाना जाता था। और यह घाटी पिछले प्रश्न में पूछा हुआ है कि मृतक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी उष्मायन के लिए प्रसिद्ध है। हीटिंग प्रोसेस यहाँ पर काफी अधिक होता है, काफी अधिक गर्मी रहती है और इस घाटी को पार करते करते अधिकांश लोग डेथ कर जाते थे। इसी कारण इस घाटी को नाम दे दिया गया डेथ वैली या मृतक घाटी। तो अपवाह प्रणाली की बात जहां तक है तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। आप देख सकते हैं मिसौरी नदी का जो फ्लो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए यह सेंट लुइस, यहां देखिएगा एक प्लेस है सेंट लुइस, तो सेंट लुइस तक आती है और सेंट लुइस के पास यह मिसौरी नदी से मिल जाती है। और ये दोनों नदी आपस में मिलकर न सिर्फ उत्तरी अमेरिका का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्लियर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो सबसे लंबी नदी का नाम है मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी में आकर मिल जाती है और मिलने के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। इसके बाद देखेंगे कि यह मिसिसिपी नदी आगे फ्लो करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना मुहाना बना रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना यह मुहाना बना रही है। इसी नदी का फ्लो जो है इधर से आप देखेंगे कि ओहायो नदी इधर से आ रही है, ये नदी ओहायो है, यह नदी है टेनेसी है। क्लियर है। इधर से अरकनसास नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए अरकनसास नदी मिसिसिपी नदी में मिलती है और एक नदी है रेड नदी, यह रेड नदी जो यहां करके से मिलते हुए गिर रही गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। क्लियर है। तो उत्तरी अमेरिका की अपवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन, मिसौरी नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी नदी। क्लियर है। अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में महान झील। यह काफी महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महान झील प्रदेश किस कॉन्टिनेंट में है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, देख रहे हैं यह है महान झील। ठीक है। तो महान झील प्रदेश जो है या महान झील जो है नॉर्थ अमेरिका में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित 5 झील का तंत्र है। ये देखेंगे कि यह सुपीरियर है, सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारी। ये 5 झील आपस में जुड़ी हुई है, नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। और इन 5 झीलों में से मिशिगन को छोड़कर 4 झीलें समान रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही है। क्लियर है। तो देखिएगा यह मिसिसिपी का जो भाग है, यह भाग जो मिशिगन का जो पार्ट है, यह पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट लेक्स की 5 झीलों के अंतर्गत कौन से झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है, तो यह मिशिगन। क्लियर है। तो ये जो है महान झील, इसके तटीय क्षेत्र में जो राज्य हैं, चाहे वो कनाडा के हों या संयुक्त राज्य अमेरिका के हों, ये महान झील प्रदेश के नाम से
जाने जाते हैं। इससे क्वेश्चन अक्सर आता है कि महान झील प्रदेश को क्रम से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सेट करें। अगर पश्चिम से पूर्व की बात है तो आप आराम से बताएंगे कि सबसे पश्चिम में सुपीरियर, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो है। लेक ओंटारियो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से एक नदी निकल रही है, यह सेंट लॉरेंस नदी है, आगे की ओर जा रही है। और यह सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी व्यस्त नदी है, सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है, विश्व की दूसरी सबसे व्यस्त नदी है जो सेंट लॉरेंस की घाटी में गिरती है। और इस नदी का महत्व क्या है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये देखिएगा, यह सेंट लॉरेंस की घाटी है, यह भाग सेंट लॉरेंस की घाटी है, यह एरिया है ना, और ये ग्रेट लेक्स का एरिया है। यहां से निकल रही है नदी सेंट लॉरेंस नदी और यहां आकर के यह सेंट लॉरेंस की घाटी में गिर रही है। इसी नदी के तट पर कनाडा की महत्वपूर्ण शहर क्यूबेक और मॉन्ट्रियल स्थित हैं। और यह नदी जो है वह अटलांटिक महासागर, महत्वपूर्ण क्या है कि इसी नदी के मार्ग से अटलांटिक महासागर से जहाज, व्यापारिक जहाज जो है यह अमेरिका के अंदर के राज्यों तक पहुंच जाते हैं और जिसके कारण यह बिजी काफी अधिक हो जाते हैं। और इसी कारण यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे बिजी मतलब व्यस्त व्यापारिक नहर है और विश्व की दूसरी सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर है। एक इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सी है, नदी कौन सी है, तो वह है राइन नदी। लेकिन अगर यह नदी जाड़े के 4 महीनों में नहीं जमती तो यह नदी सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी हो जाती है। यह महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। देखिएगा यह ओंटारियो झील है, यहीं से यह नदी निकल रही है, क्लियर है, तथा 744 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होते हुए यह सेंट लॉरेंस की घाटी में गिरती है। कनाडा का प्रमुख शहर मॉन्ट्रियल और क्यूबेक इस नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या 100 डिग्री वेस्टर्न पैरेलल क्या है, तो ध्यान दिएगा यह पूरा नॉर्थ अमेरिका, यह पूरा एरिया जो है वह नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो यह रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी अमेरिका को 2 भागों में बांटती, पूरे महाद्वीप को यह जो है 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से 2 भाग है, तो इस रेखा के पश्चिम में, इस रेखा के पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। देखिएगा यह रेखा यह है 100 डिग्री पैरेलल, क्लियर है। इस रेखा के पूरब में और पश्चिम में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। पूरब में, इस रेखा के पूरब में क्या है, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है, जबकि पश्चिम में क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव है तो इस क्षेत्र में सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है ना। तो यह जो पैरेलल है यह उत्तरी अमेरिका का 2 भागों में विभाजन किस आधार पर कर रही है, जलवायु के आधार पर कर रही है। इस पैरेलल के पूरब का भाग आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है और पश्चिम का भाग अर्ध शुष्क जलवायु। आप यहां देख लेंगे, देखते हैं कि द 100 डिग्री मेरिडियन पैरेलल जो है हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड द डिवाइड बिटवीन द रिलेटिवली मॉइस्ट ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड द मोर एरिड वेस्ट, क्लियर है। वर्तमान अध्ययन के आधार पर देशांतरीय विभाजन को 98 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा मान लिया गया है। अब इस रेखा को, इस विभाजन को जो आधार था इसको अब हटा करके वर्तमान अध्ययन में इसके पूरब में 2 डिग्री पूरब बढ़ करके 98 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है इसको मान लिया गया दोनों के बीचों बीच से गुजरने वाली जलवायु के आधार पर। इसके इधर का भाग आर्द्र महाद्वीपीय, इधर का भाग जो है अर्धशुष्क। आप देख सकते हैं द डिवाइडिंग लाइन हैज शिफ्टेड 140 माइल्स टू द ईस्ट। यहां से जो शिफ्ट किया गया तो 2 डिग्री देशांतर शिफ्ट कर लिया गया, 140 मील जो शिफ्ट कर दिया गया रफली टू द 98 मेरिडियन। तो आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री देशांतरीय रेखा जो थी अब वह मान्य नहीं है। 98 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है उत्तरी अमेरिका का विभाजन जलवायु के आधार पर 2 भागों में किया गया है। एक है उत्तरी, इस रेखा के पूरब का भाग जहां आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और एक इस रेखा के पश्चिम का भाग जहां सेमी एरिड जलवायु पाई जाती है। अब जब नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन करेंगे तो ग्रीनलैंड का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वह है ग्रीनलैंड। इससे दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि विश्व के उस द्वीप का नाम बताइए जो भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है लेकिन पॉलिटिकली वह यूरोप का अंग है, तो यह ग्रीनलैंड है। क्योंकि भौगोलिक रूप से यह नॉर्थ अमेरिका के रूप का पार्ट है, लेकिन चूंकि इस द्वीप पर यूरोपियन देश डेनमार्क का अधिकार है, इसलिए इसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राजनीतिक रूप में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आते हैं कि इसका नया नाम, ग्रीनलैंड का नया नाम क्या है, कल्लालित नुन्नाव। ध्यान देंगे, इस कॉन्टिनेंट का जो नया नाम है यह है कल्लालित नुन्नाव, और इस कॉन्टिनेंट की जो राजधानी है यह है नुक। राजधानी जो है इस कॉन्टिनेंट की नुक, और इस कॉन्टिनेंट, सॉरी, इस द्वीप का, और इस द्वीप का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम दिया गया है केप फेयरवेल। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे केप फेयरवेल। क्लियर है? तो आज की वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका की सामान्य जानकारी आपको दी। अगले वीडियो में मैं नॉर्थ अमेरिका की भौतिक प्रदेश, नॉर्थ अमेरिका की अफवाह प्रणाली, नॉर्थ अमेरिका की कृषि, नॉर्थ अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति, नॉर्थ अमेरिका की उद्योग धंधे, खनिज संसाधन और जनसंख्या के बारे में एक विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।